हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये रिवीजन वीडियो होगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपका वीडियो जो है मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो से। ओके, तो वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। वस्तु की कीमत एवं उसकी आपूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। पूर्ति तो अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। और डी, इनमें से सभी। कौन सा कथन सही होगा इसमें से, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों कथन जो हैं सही है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें से ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप कैसा होगा, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा किस तरह का स्वरूप होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पूर्ण लोचदार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पूर्ण लोचदार। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, बाजार स्थिति जिसमें एक वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, क्या कहलाता है वो। बाजार की स्थिति में जिसमें जो है वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोनोप्सोनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मोनोप्सोनी कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मोनोप्सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। एकाधिकार बाजार जो है किसे दर्शाता है, ये बताना है आपको। एकाधिकार बाजार जो है वो बाजार की प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, बाजार की प्रकृति को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये बताना है आपको। तो ये प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औसत आगम इक्वल टू सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। एकाधिकार फर्म के संतुलन का ये शर्त नहीं है कि औसत आगम बराबर सीमांत लागत होगा। ओके, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्म किस चीज़ पे निर्भर करता है। ये निर्भर करता है, कीमत को स्वीकार करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो कीमत को स्वीकार करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो सकता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, साधन कीमत निर्धारण में निम्न से कौन सा घटक है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, लगान, मजदूरी और ब्याज। ये तीनों जो है साधन कीमत निर्धारण के निम्न घटक हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा कीमत न्यूनतम सीमा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कीमत का जो है न्यूनतम सीमा निर्धारित करना जो है कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है एक सीमा है। ओके, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो यह है आर्थिक लागत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अवसर लागत का जो है वैकल्पिक नाम क्या होगा, आर्थिक लागत होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। किस अवस्था में जो उत्पादन करना पसंद करेगा एक विवेकशील उत्पादक, ये द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, द्वितीय अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण,
आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ये सारे जो है व्यापक अर्थशास्त्र के जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूटिलिटी है, उपयोगिता है। ध्यान रखना आपको इस बात का पूरा का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसमें शामिल है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। इस बात का ध्यान रखना आपको, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत जो है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों जो है शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं। लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं, तो लाभांश, अतिरिक्त लाभ, निगम लाभ कर, ये तीनों जो हैं लाभ के निम्नलिखित घटक हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन से आपको, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वीडियो जो है आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस तरह का आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन है प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी है प्रयोज्य आय माइनस इक्वल टू निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर। प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर डी है प्रयोज्य आय इक्वल टू निजी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रयोज्य आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, पूंजी निर्माण कहलाती है। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, कैपिटल का निर्माण हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। इनमें से बताना आपको द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी जो है सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा विनिर्माण। विनिर्माण जो है द्वितीयक क्षेत्र की सेवाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बीमा, बैंकिंग, व्यापार, ये सारे जो हैं बीमा और बैंकिंग ये सारे तृतीय क्षेत्र के हैं और जो है ये द्वितीय क्षेत्र में है विनिर्माण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी अवस्फीतक, जीएनपी डिफ्लेटर बराबर क्या फार्मूला आता है ये बताना है आपको। तो ये होता है नगद जीएनपी अपॉन वास्तविक जीएनपी इंटू 100। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कि जीएनपी डिफ्लेटर बराबर जो है क्या फार्मूला होता है, नगद जीएनपी अपॉन वास्तविक जीएनपी इंटू 100, ये फार्मूला आता है। इस फार्मूले का आपको याद कर लेना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के स्थैतिक और ज्ञातात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। मुद्रा के स्थैतिक किसके द्वारा किया गया, ये किया गया पॉल एजिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पॉल एजिंग। ध्यान रखना है इस बात का आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण है। प्रकृति के आधार पर मुद्रा का किस तरह का वर्गीकरण है। प्रकृति के आधार पर जब मुद्रा का विधिग्राह्य मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया प्रकृति के आधार पे। ओके, लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, इस आधार पे जो है प्रकृति के आधार पे मुद्रा को वर्गीकृत किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट लेन देन के लिए मुद्रा की मांग होती है। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है, तो ये होती है ब्याज के प्रति लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेन देन के लिए जो है ब्याज के प्रति लोचदार होती है मुद्रा की मांग। इस बात का आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जनता का बैंक कौन है। जनता का बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक जो है वह जनता का बैंक है। इस बात का ध्यान रखना आपको। जनता का बैंक किसको कहा जाता है, व्यापारिक बैंक को, कमर्शियल बैंक को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं।
व्यापारिक बैंक जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं, ब्याज देते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। ये तीनों नगद, साख, अधिविकृत और ऋण एवं अग्रिम, ये सारे जो हैं तरह के कमर्शियल बैंक जो है वो लोन देते हैं। ओके, ध्यान रखना है इस बात का आपको। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैंक दर में वृद्धि सूचक है। बैंक दर में जो है वृद्धि सूचक क्या है? बैंक दर में वृद्धि सूचक ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, महंगी मुद्रा नीति और साख का विस्तार, ये जो है बैंक दर में वृद्धि का सूचक है। ये दोनों, महंगी मुद्रा नीति और साख का विस्तार जो है ये बैंक दर में वृद्धि का सूचक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, याद कर लेना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक जो है ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है? तो ये बढ़ा सकता है पुनर्खरीद दर बढ़ाकर। ओके, रेजिंग रेपो रेट को बढ़ाकर जो है केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ये दोनों जो है निवेश के निर्धारक घटक हैं। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कीनियंस विचारधारा के अंतर्गत जो है आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। क्या हो जाएगा? सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ए और बी दोनों हो जाएगा। कीनियंस विचारधारा के अंतर्गत जो आय के संतुलन का निर्धारक है ये दोनों, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुणक को व्यक्त किया जा सकता है। गुणक को जो है किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है के इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है मल्टीप्लायर को, गुणक को। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवस्फीतिक अंतराल माप है। अवस्फीतिक अंतराल माप है किस चीज का? ये तो न्यून मांग की माप है। क्या है? न्यून मांग की माप है अस्फीतक अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप जो शो करता है किस चीज को? न्यून मांग की। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? व्यापार चक्र के उत्पन्न होने में कौन से कारक हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, अवस्फीतक दशाएं और स्फीतक दशाएं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1936 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1936, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महामंदी किस वर्ष आई थी? महामंदी जो है वो किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी किस वर्ष? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1930, 1930 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। महान मंदी जो है कब आई थी? 1930 ईस्वी में। ध्यान रखना है इस बात का आपको, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? कीन्स के गुणक को जो है कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये दोनों जो है कीन्स के गुणक के तत्व को प्रभावित करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, याद कर लेना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप हैं? तो ये हो जाएगा स्थिर विनिमय दर और लोचदार विनिमय दर। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। विनिमय दर के कौन से रूप हैं? तो स्थिर विनिमय दर और लोचदार विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय है? निम्न में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ब्याज का भुगतान, मकान का किराया, मशीनरी व्यय, ये तीनों जो हैं ब्याज जो है सरकार के पूंजीगत व्यय हैं। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है ये तीनों। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक घाटे का सही माप है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें
सम्मिलित है। व्यापार संतुलन में जो है कौन सी मदे सम्मिलित है ये बताना है आपको। तो इसमें सम्मिलित है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अदृश्य मदे, पूंजी अंतरण और दृश्य मदे, ये तीनों मदे जो हैं व्यापार संतुलन में सम्मिलित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन चालू खाते का संगठक है? चालू खाते का संगठक कौन है? तो ये है सरकारी सौदे। सरकारी सौदे जो है वो चालू खाते के संगठक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये हो जाएगा मार्शल। मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र जो एक मानव कल्याण का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। सभी क्रियाएं जो आय को सृजित करती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक क्रियाएं का ढांचा खड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही। ए और बी दोनों, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ये दोनों जो हैं आधार स्तंभ में आर्थिक समस्याओं का ढांचा का। ओके, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्ट शक्ति है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। ओके, और नेक्स्ट है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है और इनमें से सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो हैं सही हैं। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कुल उपयोगिता अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो ये जीती शून्य होती है। क्या हो जाएगा? शून्य होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु के परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग की लोच कहलाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कीमत मांग की लोच, आय मांग की लोच और तिरछी मांग की लोच, ये कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव। समान वस्तुओं के लिए जो है आय प्रभाव है तो क्या हो जाएगा? तो ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शून्य, ए हो जाएगा, शून्य होती है। ओके, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र कैसा होता है? तो ये होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होती है उदासीनता वक्र। इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है? किस मांग वक्र को जो है एंजिल वक्र भी कहा जाता है? ये कहा जाता है आय मांग वक्र को जो है एंजिल वक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आपको गौर से सुनना है, ध्यान से देखना है। ओके, ताकि एग्जाम में आप जो है अच्छे से लिख सकें। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्ण यदि AD ग्रेटर देन AS है तो अब क्या हो सकता है? देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर से पूर्व मांग AD का कुल पूर्ति AS से अधिक होना अर्थव्यवस्था में असंतुलन की अवस्था को प्रकट करता है। ध्यान रखना आपको, यदि उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर में जो है पूर्व मांग AD की कुल पूर्ति AS से अधिक होता है तो अर्थव्यवस्था में जो है असंतुलन की अवस्था प्रकट हो जाएगी। क्योंकि मांग जो है AD कुल पूर्ति AS से अधिक है, इसलिए उत्पादकों को वस्तुओं के अपने वर्तमान स्टॉक में से मांग को पूरा करना पड़ेगा, जिसका अर्थ यह है कि स्टॉक का वांछित स्तर घट जाएगा, जिसका अर्थ है अधिक उत्पादन, इसलिए AS में वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जो है AD और AS के बीच पुनः संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप पढ़ के समझ सकते हैं और समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत जैसे गरीब देशों में लोग अपनी आय का एक ऊंचा प्रतिशत खर्च करते हैं
अतः उनकी एपीसी तथा एमपीसी की भी ऊंची होती है, तथापि गुणक का मूल्य कम ही रहता है, क्यों? ये पूछा जा रहा है। गुणक की क्रियाशीलता एक आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है, जिससे जब उपभोक्ता व्यय बढ़ाता है मांग बढ़ने से, तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आय बढ़ने से, लेकिन भारत जैसे गरीब देशों में उत्पादन क्षमता कम होती है, अतः जब कभी मांग बढ़ती है तो उत्पादन में वृद्धि होने की अपेक्षा उपलब्ध उत्पादन का इसका भार पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, क्या कुल पूर्ति पर कुल मांग आदि के सदा स्फीतिक अंतराल की स्थिति पैदा करता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कुल पूर्ति पर जो है कुल मांग आदि के सदा स्फीतिक अंतराल की स्थिति पैदा करता है? नहीं। ऑप्शन आंसर हो जाएगा नहीं। कुल पूर्ति एएस पर कुल मांग का आदि के सदा स्फीतिक अंतराल की स्थिति को उत्पन्न नहीं करता है। स्फीतिक अंतराल तब होता है जब उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर पर कुल मांग पूर्ति से अधिक होता है, तब जो है स्फीतिक अंतराल की स्थिति पैदा होता है, जब उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर से कुल मांग की पूर्ति से अधिक हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता? जब किसी वाणिज्यिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त न हो तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण मांगता है, और केंद्रीय बैंक जो है उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। पता चल गया होगा कि केंद्रीय बैंक जो है अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा मूल्य के प्रामाणिक मापक जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है कार्य करती है, विचार कीजिए इस पे। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई मूल्य मापने का अभाव था। मुद्रा के द्वारा उस कठिनाई को दूर किया जा सका है। ओके, वस्तु विनिमय जो है प्रणाली जो एक महत्वपूर्ण कठिनाई था मूल्य मापने का है, लेकिन जब से मुद्रा आया है तो इस कठिनाई को दूर किया जा सका है। मुद्रा लेखिक इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु और सेवा की कीमत मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसके फलस्वरूप जो है हिसाब किताब रखना अब सरल हो गया जब से मुद्रा जो है आया है। आय तथा व्यय की विभिन्न मदें, परिसंपत्तियां, दायित्व आदि को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप व्यापारिक फर्में अपनी लागतें, आय, लाभ, हानि का अनुमान अब लगा सकती है। इसलिए जो है मुद्रा के प्रमाणिक मापक जो है अन्य से तुलना करने के लिए आसान हो गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय बैंक समाशोधनगिरी का कार्य भी करता है, कैसे? केंद्रीय बैंक जो है समाशोधनगिरी का कार्य भी करता है, कैसे? केंद्रीय बैंक के पास दूसरे बैंकों का नगद मुद्रा कोष जमा होता है। हर एक बैंकों का केंद्रीय बैंक में खाता होता है। अतएव इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। जैसे ए बैंक के पास बी बैंक के नाम का लिखा 10,000 रुपये का चेक आता है, और बी के पास जो है ए के नाम का 15,000 रुपये का चेक आता है। दोनों के दावे के निपटारे या समाशोधन का सबसे सरल तरीका यह है कि ए बैंक के खाते में से 5,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। इस प्रकार जो है नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके कारण जो है वाणिज्यिक बैंक बहुत कम मात्रा में नगद कोष रख कर काफ़ी बड़ी मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जो है समाशोधनगिरी के कारण जो है नकदी की मांग बहुत कम हो जाती है। तो यह है केंद्रीय बैंक समाशोधन का गृह कार्य करती है। ओके, इस तरह से ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा किसकी जिम्मेदारी है? समझाइए इसको। तो केंद्रीय बैंक द्वारा देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। देश की मौद्रिक नीति को जो है नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक का जो है मुख्य जिम्मेदारी है। केंद्रीय बैंक मुद्रा के बराबर मूल्य की संपत्ति लौटाने के लिए वचनबद्ध होता है। ये संपत्ति सामान्यतः सोने के सिक्के, सोने की सिल्ली, विदेश प्रतिभूतियों तथा घरेलू, सरकारी, स्थानीय मुद्रा प्रतिभूतियों के रूप में होती है। देश की केंद्रीय सरकार सामान्यतः केंद्रीय बैंक से मुद्रा उधार लेती है। देश की सरकार भी जो सामान्यतः केंद्रीय बैंक से मुद्रा उधार लेती है, इसलिए जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा की जिम्मेदारी है सबकी, केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, उधार तथा ऋण की वापसी सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में क्यों है? उधार पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि इसके सरकार की ब्याज सहित उधार वापसी की देयता पैदा होती है। ऋण की वापसी भी पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि इससे जो है सरकारी संपत्ति में कमी आती है। नेक्स्ट है, कर प्राप्तियां प्रशासनिक प्राप्तियों से कैसे भिन्न है, ये बताना है आपको। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
इसका आंसर है सरकार द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त राजस्व कर प्राप्तियां हैं। कर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर और लाभ कर, अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर और उत्पाद कर। प्रशासनिक राजस्व वो है जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों में से प्राप्त होता है, जैसे शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि। ये हैं सरकार द्वारा राजस्व कर प्राप्तियां। नेक्स्ट है सरकार बजट द्वारा आय तथा संसाधनों का पुनः वितरण किस प्रकार करती है। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर क्या हो सकता है। संसाधनों का पुनर्वितरण बाजार और व्यवस्था के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति न होने पर सरकार बजट की सहायता से हस्तक्षेप करके संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। अपनी बजट नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। उन वस्तुओं के उत्पादन को भारी करों के बोझ द्वारा निरुत्साहित किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसके विपरीत जो है सामाजिक उपयोगिता वाले वस्तुओं के उत्पादन को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है आय का पुनर्वितरण। ये तो संसाधनों का पुनर्वितरण हो गया, तो आय का पुनर्वितरण प्रत्येक अर्थव्यवस्था ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य होता है जहां आय में न्यूनतम असमानता हो। इसके लिए सरकार बजट द्वारा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आर्थिक अनुदान, सरकारी कार्यों आदि पर पर्याप्त धन व्यय करती है। तो आय का पुनर्वितरण इस तरह से किया जाता है और संसाधनों का पुनर्वितरण सरकार के बजट के द्वारा। ओके, तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।